हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में बात होगी हमारी इमेज टैग के बारे में। इमेज, जिसको हम आईएमजी टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको अपने पेज पे अगर इमेजेस लानी है तो एचटीएमएल आपको प्रोवाइड करता है द टैग विच इज कॉल्ड एज आईएमजी। हमने थोड़ी बहुत बातें आईएमजी के बारे में हेड के चाइल्ड टैग्स को डिस्कस करते वक्त भी की थी, बट इस बार हम आईएमजी को इसके सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आईएमजी का पढ़ेंगे जो बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा लोग नहीं कवर करते हैं। आई विल बी कवरिंग दैट टू, और मैं बात कर रहा हूं लोडिंग नाम के एट्रीब्यूट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईएमजी टैग की डिटेल्स। तो आज बात होगी कैसे आप एचटीएमएल में अपने वेब पेज पे ला सकते हैं इमेजेस। हालांकि इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपको इमेजेस डिस्प्ले करनी है तो आपको जो एचटीएमएल ने टैग प्रोवाइड करा है उस टैग का नाम होता है फ्रेंड्स आईएमजी टैग, राइट। आईएमजी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, बट जो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट है उससे शुरू करते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम होता है एसआरसी, जिसमें आप उस इमेज का पाथ या नाम देंगे जो इमेज आपको अपने वेब पेज पे लोड करनी है ना। तो नोटिस करिए, अगर मैंने कहा आईएमजी, आईएमजी के बाद मैंने कहा एसआरसी इक्वल टू, तो यहां डबल कोट के अंदर हम उस इमेज का नाम देंगे जिस इमेज को हमें पेज के ऊपर शो करना है, राइट। आईएमजी फ्रेंड्स एक सिंगलटन टैग है, इसकी कोई बॉडी नहीं होती, ब्लैंक टैग है, साथ में इनलाइन टैग भी है। यानी जो भी इमेज आएगी अगर वो बहुत बड़ी नहीं है तो अगला एलिमेंट इमेज के राइट पे आपको देखने को मिलेगा। अब इससे आगे की बातें प्रैक्टिकली अपन करते हैं डिस्कस, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नोटिस करिए, सबसे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दूं जो मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, और इसी फोल्डर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एक क्वेरी के तौर पे दिख रहा होगा। दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा, सर ये डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश क्या है, ये आपने क्यों दिया है। मैं समझाता हूं ये मैंने क्यों दिया है, बट इससे पहले थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे। अब मैंने क्या करा है फ्रेंड्स, मैंने इमेज एग्जांपल्स नाम का एक फोल्डर बनाया है, और आपको इमेज के जितने भी कोड्स में कराऊंगा वो सारे कोड्स इस फोल्डर के अंदर सेव्ड हैं। क्या नाम है फोल्डर का, इमेज एग्जांपल, जो मेरे रूट फोल्डर पे मौजूद है। गौर करिएगा, अगर ये वर्ड मैं पहली बार यूज कर रहा हूं तो मैं एक बार फिर आपको समझा दूं, रूट फोल्डर उस फोल्डर को बोलते हैं जहां से आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। आगे चलकर जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे तो ये रूट फोल्डर आपकी वेबसाइट का ही नाम बनेगा, यानी इसकी जगह आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये एससीए लाइव के लिए हम पेज बना रहे होते तो रूट फोल्डर का नाम हम लोग रख रहे होते एससीए लाइव, और आगे चलकर जब हम रजिस्टर करते तो एससीए लाइव के नाम से हमारी साइट हो जाती रजिस्टर। एज ऑफ नाउ आप मान लीजिए मेरा रूट फोल्डर माय फ्रंट एंड टेक एप्स है, माय फ्रंट एंड ऐप, सॉरी, ये हमारा रूट फोल्डर है। इस रूट फोल्डर के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करें तो मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेज एग्जांपल्स, जिसके अंदर मैंने स्टोर करी हुई है अपनी सारी इमेजेस। इसके अलावा मेरे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है, नोटिस करिए, इसके अलावा मेरे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है मीडिया, जिसके अंदर हमारी सारी मीडिया यानी इमेजेस स्टोर है ना। दो अलग अलग फोल्डर्स हैं जिनके बीच में हम लिंकिंग करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इमेज लाने के लिए हमने इमेज एग्जांपल्स के अंदर किस तरह से आईएमजी टैग यूज करा है। तो आईएमजी ये तो हो गया हमारा टैग, जैसा कि आप जानते हैं, लेट मी मेंशन दिस, ये तो हो गया हमारा टैग, ओके। एसआरसी, जैसा मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया, ये हमारे टैग का हो गया एट्रीब्यूट जिसमें हम इमेज की लोकेशन या इमेज का पाथ देंगे। अब एक्चुअल जो इमेज मुझे चाहिए फ्रेंड्स वो है पजल डॉट जेपीजी, बट अगर मैं ऐसे लिखता ना, जैसा हमने पहले के एग्जांपल्स में करा है, पजल डॉट जेपीजी, तो नोटिस करिएगा इस इमेज को कहां लोकेट करा जाता, कहां ढूंढा जाता, इस इमेज को ढूंढा जाता इसी पेज की लोकेशन पे। ये पेज कहां पर है, ये पेज है इमेज एग्जांपल्स में, तो इमेज को भी ढूंढा जाता इमेज एग्जांपल्स के अंदर। और जैसा आप जानते हैं इमेज एग्जांपल्स में ये इमेज नहीं है, ये इमेज एग्जांपल से बाहर एक दूसरे फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है मीडिया, जिसके अंदर है इमेजेस। तो अभी अगर मैं इस पेज को रन करूंगा पेज नहीं चलेगा, मेरे को इमेज देखने को नहीं मिलेगी और कह दिया जाएगा इमेज डिस्प्ले नहीं की जा रही है। ठीक, नोटिस करिए इमेज की जगह मुझे ब्रोकन लिंक मिल रहा है, इमेज मेरी डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा पाथ गलत है। अब क्या करा जाए, तो अब आपको ब्राउजर को ये बताना पड़ेगा कि ये इमेज कहां से लानी है। ये बताने के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा मीडिया फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप इस तरह से मीडिया लिखेंगे तो मीडिया फोल्डर को भी ढूंढा जाएगा इमेज एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, और जैसा मैंने बार बार कहा इमेज एग्जाम्पल फोल्डर में मीडिया फोल्डर नहीं है, वो इमेज एग्जाम्पल से एक फोल्डर बाहर है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, और वो है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश जब आप लिखते हैं तो आप ब्राउजर को ये कह रहे हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन से एक फोल्डर अपवर्ड जाना है।
इस पर्टिकुलर लोकेशन से एक फोल्डर अपवर्ड्स जाना है। तो अब आप मुझे बताइए इस समय हम कौन से फोल्डर में हैं? इस समय हम इमेज एग्जाम्पल फोल्डर में हैं। अगर इससे एक फोल्डर ऊपर जाएं तो हम आ जाएंगे माय फ्रंट एंड एप्स के अंदर। और क्या माय फ्रंट एंड एप्स के अंदर फ्रेंड्स मीडिया फोल्डर है? जी हाँ, माय फ्रंट एंड एप्स के अंदर मीडिया है। क्या मीडिया के अंदर इमेजेस है? जी हाँ, और इसके अंदर है पजल डॉट जेपीजी। सो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश वेब डेवलपमेंट में ये इंडिकेट करता है कि हम चाहते हैं करंट लोकेशन से हम एक फोल्डर बैकवर्ड्स चले जाएं। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको एक और बताता हूं। अगर आप रिकॉल करें, आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर काम करा हो, जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं, से फॉर एग्जांपल ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, राइट? अब आप नोटिस करिए, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर लिखता हूं cd डॉट डॉट, पहले तो बताइए मैं इस समय कहां पर हूं? तो आपको दिखेगा मैं इस समय डेल नाम के फोल्डर के अंदर। मैं चाहता हूं मैं डेल फोल्डर से एक फोल्डर बैकवर्ड चला जाऊं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग लिखते हैं cd डॉट डॉट। राइटिंग cd डॉट डॉट विल मूव मी वन फोल्डर बैकवर्ड्स और मैं आ जाऊंगा यूजर्स फोल्डर के अंदर। और एक बार और cd डॉट डॉट लिखूंगा मैं, तो मैं पहुंच जाऊंगा सी ड्राइव में, यानी अपनी रूट ड्राइव में, है ना? तो cd डॉट डॉट जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे इफेक्ट देता है, बिल्कुल सेम इफेक्ट आपको मिलता है जब आप वेब में या अपने वेब पेज में लिखते हैं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ये कह रहा है एक फोल्डर बैकवर्ड जाओ, ऐसे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश भी ये कहता है एक लोकेशन बैकवर्ड जाओ। ओके, कमिंग बैक टू द पेज अगेन, अपने पेज पे वापस लौटते हैं। मेरा ब्राउजर को ये कहना डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं ब्राउजर को ये बोल रहा हूं एक फोल्डर बैकवर्ड जाओ इस पर्टिकुलर फोल्डर से। तो इमेज एग्जांपल से एक फोल्डर बैकवर्ड गए तो पहुंच गए माय फ्रंट एंड एप्स, उसके अंदर हमारा फोल्डर है मीडिया, उसके अंदर है इमेजेस। अब आप रन कीजिए, 100% द इमेज विल बी डिस्प्लेड अगर हमारा पाथ करेक्ट है तो, है ना? ये चीज आप एक और तरीके से कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन मोर वे। आप अगर बहुत ज्यादा डीपली नेस्टेड है, जैसे इमेजिन करिए, इमेजिन करिए ये जो आपका इमेज एग्जांपल्स फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर होता है। मान लीजिए फोल्डर का नाम होता एग्जाम्पल्स, उसके अंदर एक और फोल्डर होता, मान लीजिए फोल्डर का नाम होता एग्जाम्पल वन। और यहां पर आपका एचटीएमएल पेज है और आपकी इमेजेस कहां पर है? आपकी इमेजेस मीडिया फोल्डर के अंदर है। मीडिया खुद कहां पर है? रूट फोल्डर के अंदर है, विच इज माय फ्रंट एंड एप्स। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर क्या बोलना पड़ता? आपको यहां पर एंकर टैग के या इमेज टैग के एसआरसी में बोलना पड़ता डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो आप एग्जाम्पल वन से बाहर निकलकर एग्जाम्पल्स में आते, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम्पल से बाहर निकलकर इमेज एग्जाम्पल्स फोल्डर के अंदर आते, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेज एग्जाम्पल से बाहर निकलकर रूट पे जाते, और फिर आपको बोलना पड़ता है यहां पर मीडिया। इतना डीपली आपको देना पड़ता डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश अगर आप तीन फोल्डर नीचे होते। इसकी जगह एक इजी सा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग सो मेनी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, एक बार फिर बताइए, हमारा मीडिया फोल्डर रूट पे है, आप रूट को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे मतलब बाय जस्ट पुटिंग अ फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश लगाकर मीडिया लिखना ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्चिंग शुरू होनी चाहिए फ्रॉम रूट। तो आप कितना भी लेवल डीप हो, फॉरवर्ड स्लैश सीधे ले जाएगा आपको रूट पे। कहने का मतलब अगर मैं इसी पेज को एक और तरीके से बनाऊं, इमेज को एक और तरीके से लाऊं, तो आई कैन गो फॉर दिस कोड ऑल्सो। क्या? मैं यहां लिखूंगा आईएमजी, आईएमजी के अंदर मैं यहां पर मेंशन करूंगा फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय मीडिया फॉलोड बाय इमेजेस फॉलोड बाय पजल डॉट जेपीजी। ऑल्ट अभी मैं आपको समझाता हूं क्या है, इसको फिलहाल हटा रहा हूं मैं। अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं, एज यू कैन सी हमें दोनों बार इमेजेस दिख जाएंगी। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश से भी हम पहुंच पाए और फॉरवर्ड स्लैश से भी पहुंच पाए। तो एक बार फिर से समराइज करा देता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत बार इस नेविगेशन नोटेशन को यूज करने वाला हूं। नेविगेशन नोटेशन को यूज करने वाला हूं, ये बताता है गो बैक वन फोल्डर और गो अपवर्ड्स वन फोल्डर, और ये बताता है गो टू रूट फोल्डर। रूट फोल्डर यहां पर कौन है? रूट फोल्डर यहां पर है माय फ्रंट एंड एप्स। ओके, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन अबाउट आईएमजी टैग। तो आईएमजी टैग को आप अपनी लोकेशन बताइए एसआरसी में इमेज की, और ये वहां से इमेज पुल करके आपको शो करके दे देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको इंटरनेट की भी कोई इमेज की लोकेशन दे सकते हैं, ये वो इमेज भी आपके लिए ले आएगा। बट जैसा मैंने आपसे कहा, अगर इंटरनेट की कोई इमेज है तो आपको देना पड़ेगा उसका कंप्लीट एब्सोल्यूट यूआरएल, कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो लेट्स विजिट वन ऑफ द इमेजेस ऑन द इंटरनेट और वहां से कुछ पुल करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए मैं इंटरनेट पे गया। अब फ्रेंड्स, इंटरनेट पे हर वेबसाइट से आप इमेजेस नहीं ला पाएंगे, कुछ ही वेबसाइट्स हैं जहां से आप इमेजेस पुल कर सकोगे। देयर इज वन ऑफ द वेबसाइट्स जिसका नाम है unsplash.com।
तो मैं अनस्प्लैश पे चलता हूं, राइट। इस पे आपको फ्री इमेजेस डिलीवर करी जाती हैं, और यहां पर आप बताइए आपको कौन सी इमेज सर्च करनी है। से फॉर एग्जांपल मुझे नेचर से रिलेटेड कोई इमेज चाहिए। ओके, तो ये नोटिस करिए मेरे पास एक इमेज है रिलेटेड टू नेचर। ये इमेज मुझे ठीक लग रही है, मैं चाहता हूं इस इमेज को मैं अपने वेब पेज पे शो करूं। एक तरीका मैंने आपको कहा था, इसको डाउनलोड कीजिए, अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर रख लीजिए और अपना रिलेटिव यूआरएल पास कर दीजिए। दूसरा तरीका, अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो आप जब इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस। इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, ये इस इमेज का एब्सोल्यूट यूआरएल है। बंद कर दीजिए इसको, आप आ जाइए अपने वेब पेज में, और अपने वेब पेज में आकर एक और आईएमजी टैग दीजिए। ओके, तो मैंने एक और आईएमजी टैग दिया, और इस आईएमजी टैग में एसआरसी में इस बार क्या मेंशन करेंगे आप, ये जो आप कॉपी करके लाए ना इमेज का एड्रेस, नोटिस करिए कंप्लीट यूआरएल इस इमेज का, images.unsplash.com/photo एंड सो। ये पूरा टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये इमेज को इंडिकेट कर रहा है। सेव कीजिए, रन दी एप्लीकेशन। सॉरी, आईएमजी टैग क्लोज नहीं करा शायद मैंने। ओके, नीचे क्लोज है, रन करिए। जैसे ही रन करेंगे, इफ एवरीथिंग इज फाइन, आपके वेब पेज पे अनस्प्लैश वाली इमेज भी आ जानी चाहिए। तो आईएमजी से आप दोनों तरह से इमेजेस पुल कर सकते हैं, योर लोकल इमेजेस जो आप ही के किसी फोल्डर से सर्व हो रही है, और एनी इमेज विच इज डायरेक्टली गेटिंग सर्व फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक, अब बात करते हैं आईएमजी टैग के साथ कितने एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड है। तो आईएमजी टैग के साथ फ्रेंड्स बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एक करके मैं आपको इन सब के बारे में समझाता हूं। बट बिफोर दैट एक बहुत जरूरी थ्योरेटिकल बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है आगे की चीजों को बेहतर समझने के लिए, और वो ये है कि जब भी आप किसी वेब पेज को लोड करते हैं, मान लीजिए उस वेब पेज के अंदर एक आईएमजी टैग मेंशन्ड है, तो ब्राउजर इस पूरे वेब पेज को लोड करने में दो रिक्वेस्ट जनरेट करता है। एक रिक्वेस्ट मेन पेज की, एक रिक्वेस्ट आईएमजी टैग के लिए। इसको विद डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। तो इमेजिन करिए ये आपका सर्वर कंप्यूटर है। ओके, इमेजिन करिए ये आपका ब्राउजर है। आपके ब्राउजर ने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी index.html पेज की। ओके, इस index.html पेज में मान लीजिए कुछ टेक्स्ट है प्लस दो इमेजेस है। दो इमेजेस है मतलब कितने आईएमजी टैग है, दो आईएमजी टैग है। अब फ्रेंड्स जब ये index.html रिटर्न करा जाएगा ना सर्वर की तरफ से ब्राउजर को, ये हमारा ब्राउजर है और ये हमारा सर्वर है, ये जब रिटर्न करा जाएगा ना ब्राउजर को, तो पेज पूरा आएगा, इमेजेस नहीं आएंगी, इमेजेस का सिर्फ टैग आएगा। अब जब ब्राउजर इस वेब पेज को डिस्प्ले कर रहा होगा, तब ब्राउजर को यहां नजर आएगा आईएमजी टैग, और इस आईएमजी टैग को देखकर, पहला आईएमजी टैग, इसको देखकर ब्राउजर फिर एक रिक्वेस्ट सर्वर को देगा। इस बार वो सर्वर को सिर्फ इमेज सर्व करने को कहेगा, सर्वर ये पर्टिकुलर इमेज रिटर्न करेगा। ब्राउजर फिर से आईएमजी टैग देखकर रिक्वेस्ट सर्व करेगा, सर्वर फिर से ये इमेज को डाउनलोड करेगा, रिटर्न करेगा, और ब्राउजर को कर देगा रिटर्न। यानी हर बार जब ब्राउजर को आईएमजी टैग दिखेगा, ब्राउजर सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर वो इमेज निकालकर ब्राउजर को रिटर्न करेगा, और फिर वो इमेज वेब पेज के ऊपर करी जाएगी डिस्प्ले। मतलब कहने का ये मेरा है कि एक index.html पेज पूरा पूरा डिस्प्ले करने के लिए ब्राउजर को सर्वर से 3 बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक बार मेन index.html के लिए, 2 बार अगले दो आईएमजी टैग के लिए। यही ये वेब पेज, आप यही एक स्लाइड आपको समझा रही है कि इमेजेस वेब पेज का टेक्निकली पार्ट नहीं होती हैं। उन इमेजेस को रन टाइम पे इंसर्ट करा जाता है जब ब्राउजर उन आईएमजी टैग्स को ऑब्जर्व करता है, जब ब्राउजर उस आईएमजी टैग को देखता है। राइट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे के कुछ पॉइंट समझने में ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। ओके, इसलिए आप ये भी देखते होंगे जिन वेब पेजेस में बहुत सारी इमेजेस होती हैं उनके लोड होने में समय भी ज्यादा लगता है। टेक्स्ट पहले लोड हो जाता है लेकिन इमेजेस लोड होने में वक्त लगता है। दैट्स बिकॉज फॉर एवरी आईएमजी टैग ब्राउजर को एक सेपरेट रिक्वेस्ट सर्वर को करनी पड़ती है सेंड। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात आईएमजी की इंटरनल वर्किंग की। अब बात करते हैं आईएमजी टैग के साथ एसआरसी के अलावा और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आपके सामने है। आईएमजी में जो पहला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आपने पढ़ा वो तो था एसआरसी। अब अगला जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है विड्थ और हाइट। क्या करते हैं इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप, इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप ये कंट्रोल करते हैं कि इमेज कितने साइज की डिस्प्ले होगी। अगर आप नहीं देंगे इन एट्रीब्यूट्स को तो ब्राउजर इमेज की डिफॉल्ट साइज यूज करेगा, मेंशन कर देंगे तो जो आप बोलेंगे उस साइज की इमेज ब्राउजर करेगा डिस्प्ले। अब इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली डिस्प्ले करके प्रैक्टिकली चला के दिखाता हूं। ठीक है, तो हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं।
दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अब ऑब्जर्व करिए, मैंने जो इमेज यूज करी है पजल डॉट जेपीजी। पहले मैं आपको इस इमेज पे ले चलता हूं। अगर आप चेक करें तो बिल्कुल बॉटम पे, आई होप आप देख पा रहे होंगे, वीएस कोड हमें बता रहा है इस इमेज की कितनी साइज है। नोटिस करिए, ये इमेज है 214 क्रॉस 235, यानी 214 पिक्सल्स की इसकी विड्थ है और 235 पिक्सल्स की इसकी हाइट है। ये इसकी डिफॉल्ट साइज है। कितनी है विड्थ? विड्थ इज 214, हाइट इज 235, और ये क्या है? ये पिक्सल्स है, राइट। आप नोटिस करिए, अगर मैं अपने वेब पेज में, लेट मी क्लोज दिस, अगर मैं अपने वेब पेज के अंदर इस इमेज को डिस्प्ले करते वक्त विड्थ और हाइट मेंशन नहीं करता हूं मेंशन, तो आप देखेंगे ये इमेज अपनी ओरिजिनल साइज में आएगी, जो आपने पिछले एग्जांपल में भी ऑब्जर्व करा। बट इफ यू विश, आप ब्राउजर को ये कह सकते हैं कि इमेज को आपके दी गई विड्थ और हाइट पे डिस्प्ले करें। मान लीजिए मैंने कहा विड्थ इज इक्वल्स टू 100, मान लीजिए मैंने कहा हाइट इज इक्वल्स टू 100, कुछ ऐसा मैंने कहा। अब क्या होगा? या हाइट इक्वल टू 200। अब क्या होगा? अब मेरे को इमेज दिखेगी, लेकिन 100 पिक्सल्स वाइड और 200 पिक्सल्स टॉल दिखेगी। इनफैक्ट आप कंपेयर अच्छे से कर पाए तो मैं इमेज को दोनों फॉर्मेट में लेकर आता हूं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी, मीडिया /images /puzzle डॉट जेपीजी, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, ऑल्ट बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, बार बार वीएस कोड हमें कह रहा है ऑल्ट दीजिए, बताता हूं मैं आपको ऑल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे ये इमेज की ओरिजिनल साइज है, ऊपर जो आपको दिख रही है, कितने बाय कितना, तो जैसा अभी अभी हमने डिस्कस करा, ये साइज है 214 क्रॉस 235, और ये आपकी दी गई साइज है आई थिंक विच इज 100 क्रॉस समथिंग 200। ये आपने अपनी दी, और आप देख पा रहे हैं आपकी इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट भी हो रही है। बहुत बार स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है, क्या इमेज को हम रीसाइज कर सकते हैं? कुछ हद तक आप कर सकते हैं, बट जनरली अगर आपको इमेजेस रीसाइज करनी है तो आपको कोई इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप या कोई और टूल यूज करना चाहिए, ताकि इमेज को बेहतर तरीके से रिसाइज करके आप अपने वेब पेज पे उन्हें कर पाए डिस्प्ले, राइट। ठीक है, अब एक और जरूरी बात आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, जो W3C की तरफ से रिकमेंडेशन दी जाती है। क्या रिकमेंडेशन दी जाती है? आपसे कहा जाता है कि जब भी आप कोई इमेज डिस्प्ले करें, भले ही विड्थ हाइट ना देने पर ब्राउजर उसकी डिफॉल्ट विड्थ हाइट यूज करता है, तो भी आप विड्थ और हाइट मेंशन करिए। कितनी विड्थ हाइट मेंशन करिए? डिफॉल्ट ही मेंशन करिए, लेकिन करिए। दिमाग में आपके डाउट जरूर आ रहा होगा, सर क्यों? जब ऊपर आईएमजी में विड्थ हाइट नहीं है, तो भी ब्राउजर उसकी डिफॉल्ट विड्थ यूज कर ही रहा है, डिफॉल्ट हाइट कर ही रहा है, तो फिर हम लोग विड्थ और हाइट क्यों दे रहे हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। इसका जवाब यह है कि जब ब्राउजर को विड्थ और हाइट पता नहीं होगी, तो जब वो इमेज पुल करेगा सर्वर से और इमेज को वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा, तो जो बाकी के एलिमेंट वो डिस्प्ले कर चुका है, याद है ना आपको, ब्राउजर पहले पूरा पेज दिखाता है फिर इमेज को लेकर आएगा, तो जो बाकी के एलिमेंट वो डिस्प्ले कर चुका है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हो सकता है अपनी जगह से मूव कर जाए। लेकिन अगर आप ब्राउजर को इमेज की विड्थ और हाइट बता देंगे, तो वो उतना एरिया रिजर्व करके रखेगा, और फिर जब उस एरिया में इमेज आएगी तो बाकी का लेआउट आपके पेज का बिगड़ेगा नहीं। इसलिए बेहतर है आप हमेशा ब्राउजर को इन्फॉर्म करें कि इमेज की डिफॉल्ट विड्थ और हाइट क्या होती है। ये यूजर के लिए बेहतर एक्सपीरियंस देगा। अदरवाइज क्या होगा, जब इमेज आएगी तो पेज थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाएगा, टेक्स्ट इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि इमेज डायनेमिकली आपके पेज पे हो रही होगी इंसर्ट। ब्राउजर इमेज के लिए रुक तो रहा नहीं है, ब्राउजर पेज तो डिस्प्ले करे जा रहा है और साथ में इमेज की भी रिक्वेस्ट फायर कर रहा है। इसलिए इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आपको इमेजेस की डिफॉल्ट विड्थ हाइट करनी चाहिए मेंशन। हालांकि जहां तक आउटपुट की बात है, आउटपुट वाइज आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। क्लियर? चलिए, ये तो हुए हमारे विड्थ हाइट से रिलेटेड एग्जांपल। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, आप चाहें तो यहां पर सिर्फ विड्थ दे सकते हैं, हाइट ब्राउजर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से। अगर आप नहीं देते हैं ना हाइट, आप सिर्फ विड्थ भी देते हैं, स्टिल द पेज विल रन, स्टिल आप नोटिस करिए आउटपुट आपको बिल्कुल सेम मिल रहा होगा। बट जनरली रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप विड्थ हाइट दोनों प्रोवाइड करिए। ठीक है, ये हुई बात विड्थ हाइट के बारे में। अब बात करते हैं अगले एट्रीब्यूट के बारे में, विच इज कॉल्ड ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये बताइए, जब आप इमेज की लोकेशन मेंशन करेंगे, इस एसआरसी की बात कर रहा हूं, इस एसआरसी के थ्रू, तो फ्रेंड्स क्या इस बात की संभावना है ये जो लोकेशन आप मेंशन करें ये आपसे गलत हो जाए, या किसी रीजन के कारण, नेटवर्क फेलियर के कारण ब्राउजर इमेज डिस्प्ले ना कर पाए, है ना? तो ब्राउजर क्या करेगा, अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं कर पाएगा तो उस जगह एक ब्रोकन इमेज का आइकन ले आएगा, छोटा सा आइकन ले आएगा। अब ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आप जब आईएमजी टैग यूज करो तो ब्राउजर को यह भी बताओ कि अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है
तो उसकी जगह कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे। इससे जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, मैंने आपसे कहा था ना, वो लोग भी आपके वेब पेजेस को एक्सेस करेंगे जो विजुअली इतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो वो लोग एक डिवाइस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड स्क्रीन रीडर। और स्क्रीन रीडर की मदद से जब पेज डिस्प्ले होता है तो वो प्रोनाउंस करके एंड यूजर को वेब पेज के कंटेंट बताता है। तो आप सोचिए, इमेज तो प्रोनाउंस कर नहीं पाएगा, तो उसकी जगह काम आता है ये ऑल्ट एट्रीब्यूट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स? ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ब्राउजर इसको कब यूज करता है? जब वो इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है पेज पे, तो वो यूज करता है ऑल्ट एट्रीब्यूट को। जैसे इस एग्जांपल में नोटिस करिए, ठीक है। पहले मैं टाइटल हटा रहा हूं ताकि टाइटल को लेकर कोई कंसेप्शन मिसकंसेप्शन आप ना ले लें। नोटिस करिए, मैंने इमेज दी है और जानबूझ के मैंने नाम गलत दिया हुआ है। देख रहे हैं आप, पजल्ट की स्पेलिंग में डबल जेड है, मैंने सिंगल जेड दिया है। अब क्या होगा? ब्राउजर इमेज नहीं दिखा पाएगा, लेकिन इमेज की जगह वो ये वर्ड दिखा देगा विच इज पजल्ट। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि इमेज वाली जगह पर ये टेक्स्ट आ जाएगा। और विड्थ हाइट देने का क्या फायदा है जब इमेज आ ही नहीं रही है? फायदा ये है, उतनी जगह रिजर्व हो जाएगी। बाय चांस कल को आप इसको एडिट करते हैं, बात सही करते हैं, तो बाकी का पेज आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आप देखिए, मैं इस पेज को रन करता हूं। लेट्स रन द कोड। आप देखेंगे इमेज नहीं आएगी, लेकिन एक बॉर्डर आ रहा होगा, दिख रहा है वो आपको, वो एरिया दिख रहा है जो ब्राउजर ने रिजर्व करा है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, आई होप आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये वाला एरिया ब्राउजर ने रिजर्व करा हुआ है, और आप ये भी देख पा रहे होंगे अंदर वो कुछ टेक्स्ट भी आपको दे रहा है विच इज पजल। बस इसके लिए हम लोग देते हैं विड्थ और हाइट, और वो ऑल्ट वो पजल वाला टेक्स्ट है जो आ रहा है। ठीक है, अब सवाल आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट? टाइटल से क्या होता है? तो टाइटल का फायदा ये है, लेट मी करेक्ट द इमेज नाउ। टाइटल का फायदा ये है कि अगर यूजर माउस का पॉइंटर इमेज पे ले जाकर होवर करता है, होवर मतलब रेस्ट करवाता है, तो जो भी आपने टाइटल में लिखा हुआ है वो टेक्स्ट इमेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। मान लीजिए मैंने टाइटल में लिख दिया वेरी कंफ्यूज्ड, कुछ इमेज का डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने लिख दिया, तो नोटिस करिएगा ऑटोमेटिकली जैसे ये पेज रन होगा, लेट मी रन दिस, राइट, ये पे इमेज आई, इस पे जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर रखूंगा, आप देख पा रहे हैं वेरी कंफ्यूज हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइटल के कारण जब आप पॉइंटर रखते हैं, पॉइंटर को होवर करते हैं, तो टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे हो जाता है प्रिंट। दैट इज द होल रोल ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ऑल्ट और टाइटल इतने ज्यादा यूजफुल आपको नहीं दिख रहे हैं, बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि इनको देना चाहिए आपको, ताकि ऑल्ट से स्क्रीन रीडर ये पढ़ के बता पाए इमेज कैसी है, और टाइटल के थ्रू यूजर को इमेज का कैप्शन कह लीजिए, टाइटल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई बात टाइटल और ऑल्ट के बारे में। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट पे। इंटरेस्टिंग क्यों, वो आपको प्रैक्टिकल देखकर समझ आएगा। एट्रीब्यूट का नाम होता है फ्रेंड्स अलाइन, और जैसा कि आपको देखकर लग रहा होगा, अलाइन एट्रीब्यूट का काम होता होगा इमेज को अलाइन करना, क्योंकि हम इस एट्रीब्यूट से पहले के वीडियोस में भी मिल चुके हैं जब हमने पैरा या हेडिंग को अलाइन करना सीखा। ठीक है, तो अलाइन एट्रीब्यूट इमेज के साथ भी, बट मैंने जब बोला अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो होना यह चाहिए कि इमेज आ जानी चाहिए रो के सेंटर पे, इमेज आ जानी चाहिए रो के सेंटर पे। बट क्या ऐसा हो पा रहा है? चेक करिए आप, वेब पेज मैंने रन करा, ये हमारा करंट एग्जांपल है, क्या इमेज हमारी रो के सेंटर पे आ रही है? नहीं आ रही है। इमेज अभी भी आप देखेंगे पेज के लेफ्ट साइड पे आ रही है। क्यों होता है ऐसा? सरप्राइजिंगली आईएमजी टैग के साथ दिया गया अलाइन एट्रीब्यूट इमेज को अलाइन नहीं करता, वो इमेज के सराउंडिंग टेक्स्ट को अलाइन करता है। सराउंडिंग टेक्स्ट मतलब जो इमेज के पास में आपने टेक्स्ट लिखा है। जैसे इस एग्जांपल में नोटिस करिए, इमेज के पास में क्या लिखा हुआ है? इस एग्जांपल में इमेज के पास में मैंने लिखा हुआ है सचिन, तो जो सचिन वर्ड है ना, इसको अलाइन कर देगा हमारा अलाइन एट्रीब्यूट। करना इसको किसको चाहिए? इमेज को। कर ये किसको रहा है? सचिन को। आपने ऑब्जर्व ना करा हो तो कीजिए, मैं पेज दोबारा चलाता हूं। सचिन जो बाय डिफॉल्ट बॉटम पे आना चाहिए था, वो आ रहा है बिल्कुल सेंटर वर्टिकली पे। चेक करिए, सचिन की लोकेशन आपको पेज पे इमेज के वर्टिकल सेंटर पे नजर आ रही है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस अलाइन एट्रीब्यूट। अच्छा, और अगर मैं अलाइन नहीं देता तो क्या होता? इमेज तो जहां आ रही है वहीं आती, सचिन जरूर आप देखेंगे बॉटम पे आएगा। हटा दीजिए अलाइन। ठीक है, अब आप रन करिए पेज को, एग्जीक्यूट करिए, चेक करिए सचिन कहां पर आ रहा है और इमेज कहां पर आ रही है। इमेज कहां आ रही है? वहीं जहां थी, सचिन आ गया बॉटम पे। तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, अलाइन विद इमेज एक्चुअली गेट्स अप्लाइड ऑन सराउंडिंग टेक्स्ट। फिर आएगा सवाल, सर फिर इमेज कैसे अलाइन करेंगे? तो जैसा मैंने कहा, इमेज अलाइन करना प्रेजेंटेशन है, तो टेक्निकली तो ये काम आपको करना चाहिए यूजिंग सीएसएस। बट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए अगर हम इसको एचटीएमएल से करें, तो हमें इमेज को किसी कंटेनर टैग में डालना चाहिए, उस कंटेनर टैग का दे देना चाहिए अलाइन एट्रीब्यूट।
और इस काम के लिए HTML में एक बहुत पॉपुलर कंटेनर टैग है जिसका फ्रेंड्स नाम होता है div। div स्टैंड्स फॉर डिवीजन। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर, जब हम CSS में कुछ टॉपिक्स कवर अप कर रहे होंगे तब div में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बस इतना मान लीजिए, div की मदद से आप अपने वेब पेज पे सेक्शंस या डिविजन्स क्रिएट करने का काम करते हैं, और div टैग के अंदर अपन एम्बेड कर सकते हैं हमारे IMG को। तो अगर मैं अपने कोड विंडो पे लौटूं वापस, तो नोटिस करिए ये मेरी कोड विंडो, ये हमारा div है। div के अंदर मैंने एम्बेड करा हुआ है हमारा IMG टैग। अब अगर मैं div का अलाइनमेंट सेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इमेज हो जाएगी सेंटर अलाइन। मैं सेट करूंगा div का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हो जाएगा इमेज का। चेक करिए, लेट्स रन द पेज। राइट, अब आप नोटिस करिए div का अलाइनमेंट सेट करा, लेकिन इमेज हमें नजर आ रही है हमारे पेज के सेंटर। अच्छा, कौन सा सेंटर है ये भी नोटिस करिएगा, रो का सेंटर है। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इससे आपको पेज के सेंटर पे इमेज दिख जाएगी। पेज के सेंटर पे आप CSS की मदद से लाएंगे, जिसको करने के कई तरीके CSS में हम पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये जो अलाइन एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ रो के सेंटर पे आपकी इमेज को सेट करने का काम करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये हुई बात IMG टैग के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में, विच इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। अगेन बॉर्डर्स लाना किसका काम है? CSS का काम है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप सीखें तो आप IMG से भी बॉर्डर ला सकते हैं, और ये करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा, सर जो चीज CSS करती है वो HTML से हम क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि मैं आपको HTML पढ़ाते वक्त छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, तब तक हमने CSS करी नहीं होगी। तब उन प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें अलाइनमेंट करना हुआ, बॉर्डर करना हुआ, तो हमको इन्हीं प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। एक बार जब हम CSS पढ़ लेंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीख लेंगे, तो फिर हम इन एट्रीब्यूट्स को छोड़कर CSS से ही इन चीजों को हैंडल करेंगे। बट अभी के लिए नोटिस करिए, हमें यह काम करना होगा विद द हेल्प ऑफ HTML एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है? बॉर्डर एट्रीब्यूट आपसे एक वैल्यू लेता है, ये वैल्यू पिक्सल्स में है, और जो आप वैल्यू देंगे उतने पिक्सल का बॉर्डर आपके इमेज के चारों तरफ ले आएगा, जो भी डिफॉल्ट कलर सेट है उसमें। और जनरली डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? जनरली डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। तो आप देख पा रहे हैं आपको एक बॉर्डर मिल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं ये बॉर्डर राउंडेड हो, आप चाहते हैं ये बॉर्डर सर्कुलर हो, ये सारी चीजें आप सीखोगे CSS के थ्रू। IMG में जो बॉर्डर आएगा वो सॉलिड बॉर्डर आएगा, आपके दिए गए पिक्सल की थिकनेस का आएगा, और इमेज को चारों तरफ से कवर अप कर लेगा। ठीक है जी, ये हुआ बॉर्डर लाना। अब आप ये भी देखते होंगे IMG टैग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जनरली आप देखते होंगे, आप कहीं लोगो वगैरह पे क्लिक करते हैं तो आप वेब पेज पे कहीं पे नेविगेट हो जाते हैं। जनरली इस चीज को आप नैव बार में लोगों को यूज करता हुआ देखेंगे। मेरी बात समझने के लिए अपन एक बार फिर से ब्राउजर पे चलते हैं, है ना। लेट्स ओपन द ब्राउजर। ठीक, अब मैं कोई वेब पेज ओपन करता हूं आपके सामने। एज यूजुअल लेट्स विजिट SCLI। तो अगर मैंने SCLI वेबसाइट को ओपन करा, तो नोटिस करिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जितने भी आपको लिंक्स दिख रहे हैं, इनसे आप किसी और पेज पे नेविगेट कर जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना। ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है, क्या इसका बिहेवियर कुछ स्पेशल है? बिल्कुल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप नोटिस करिए मैं आ जाऊंगा वापस होम पेज पे। यानी हम इमेजेस को क्लिकेबल बना सकते हैं, और इमेज पे क्लिक करने पर यूजर को किसी भी साइट या पेज पे नेविगेट करवा सकते हैं। और ये करने के लिए हमें IMG और A को करना पड़ेगा नेस्ट। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए किसके अंदर कौन आएगा? एंकर के अंदर इमेज के, इमेज के अंदर एंकर? तो जवाब है एंकर के अंदर इमेज आएगी। जहां पर आप टेक्स्ट लिखते थे ना एंकर में, क्लिक हियर या ये अबाउट अस, अपकमिंग बैचेस, वहां पर हम लोग IMG लगा देंगे। तो मेन टैग एंकर होगा, पेरेंट टैग, उसका चाइल्ड टैग इमेज होगी, और इमेज एंकर का पार्ट होने के कारण क्या हो जाएगी? क्लिकेबल इमेज बन जाएगी। इस पे यूजर क्लिक कर पाएगा, और क्लिक करके वो किसी और लोकेशन पे हो पाएगा रीडायरेक्ट। ठीक, इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं ऑब्जर्व। तो चेक करिए मेरा जो एग्जांपल नंबर 6 है वो क्या कह रहा है। मेरा एग्जांपल नंबर 6 एक एंकर टैग जनरेट कर रहा है जो यूट्यूब की तरफ हमें रीडायरेक्ट करेगा। बट साथ में ये भी नोटिस करिए, इस एंकर टैग के साथ मैंने प्रोवाइड करा हुआ है IMG। अच्छा, ये क्या है? डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये वही नेविगेशन है जिसमें हम बोल रहे हैं करंट फोल्डर से एक फोल्डर पीछे जाओ, उसमें मीडिया मिलेगा, मीडिया में इमेजेस, वहां मिलेगा ytlogo.png। पहले मैं आपको ये YT लोगो दिखा देता हूं। ये हमारी इमेज है जिसको हम यूज कर रहे हैं एज लिंक। ठीक, कमिंग बैक टू द कोड अगेन। अगर हम कोड पे वापस लौटे तो नोटिस करिए इस कोड के अंदर अब मैंने कहा है IMG src इक्वल टू, और ये वाली इमेज एज पाथ। अब क्या होगा?
आपको एंकर दिखेगा और ये इमेज नजर आएगी एज अ क्लिकेबल लिंक। तो अब अगर मैंने इस पेज को रन करा, ठीक, और इस इमेज पे क्लिक करा, एज एक्सपेक्टेड वी विल बी रीडायरेक्टेड टू यूट्यूब पेज। इस तरह से आप इमेजेस को करा सकते हैं क्लिकेबल, कि यूजर किसी भी इमेज पे क्लिक करे तो सीधे नेविगेट कर जाए किसी अगले पेज पे। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट आईएमजी। अब आपको एक एडवांस फीचर इमेज का मैं और बताऊंगा, जो मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनर्स स्किप कर देते हैं, बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेब पेज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की। मैं बात कर रहा हूं आपसे लोडिंग एट्रीब्यूट के बारे में, है ना। अब ये लोडिंग एट्रीब्यूट क्या करता है, तो इसका जवाब ये है कि जब भी आप अपने वेब पेज में आईएमजी टैग लिखते हैं, जब ब्राउजर आपके वेब पेज को पढ़ता है, तुरंत वो आईएमजी टैग की रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड कर देता है। ठीक, तो मान लीजिए एक वेब पेज में अगर 15 इमेजेस हैं, तो ब्राउजर वेब पेज को पढ़ते पढ़ते पूरी 15 इमेजेस सर्वर से बुलवा लेगा, भले ही एज अ यूजर आप पेज को उन 15 इमेजेस तक स्क्रॉल करें या ना करें। मतलब इमेजिन करिए अगर पेज में 15 इमेजेस है तो साइज भी तो पेज की बड़ी होगी, है ना। स्क्रॉल करेंगे तभी तो वो आपको इमेजेस दिखेंगी, बट ब्राउजर क्या करता है, वो पूरी 15 इमेजेस पहले ही बुलवा के रख लेगा। अब इमेजिन करिए अगर यूजर ने पूरा पेज स्क्रॉल करा ही नहीं, आधा ही पेज स्क्रॉल करा और यूजर ने साइट छोड़ दी, दूसरी वेबसाइट पे चला गया, तो जो आपने एक्स्ट्रा इमेजेस बुलवा रखी हैं, सारी इमेजेस तो काम आई नहीं, उसने तो उन इमेजेस को व्यू ही नहीं करा। तो क्यों जबरदस्ती सर्वर से कम्युनिकेट करके हमने स्पेस, मेमोरी, इन सबको वेस्ट करा है। तो यहां काम आता है लोडिंग एट्रीब्यूट। लोडिंग एट्रीब्यूट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। एक होती है ईगर, जो इसकी फ्रेंड्स डिफॉल्ट वैल्यू है, और दूसरी होती है लेजी, जो वैल्यू आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। लोडिंग का ईगर होने का फ्रेंड्स मतलब ये होता है, ब्राउजर इमीडिएटली इमेज को डाउनलोड कर लेगा, सर्वर से बुलवा लेगा, भले ही आप उस इमेज को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे। अच्छा, आप कब देखेंगे? आप एज अ यूजर इमेज तब देख पाएंगे जब पेज स्क्रॉल होते होते यूजर के सामने उस इमेज को ओपन करेगा, यानी जब व्यू पोर्ट में वो इमेज दिखेगी। व्यू पोर्ट क्या होता है? जो भी एरिया यूजर को ब्राउजर में दिख रहा है, दैट एरिया इज बेसिकली कॉल्ड एज व्यू पोर्ट एरिया। तो अगर व्यू पोर्ट में वो इमेज नहीं भी आ रही है, ब्राउजर ने उसको डाउनलोड करके पहले से रख लिया है, जो अननेसेसरी टाइम या मेमोरी आप कह सकते हैं वेस्ट करेगा। इससे बचने के लिए हम इस लोडिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकते हैं लेजी। गौर करिएगा, ईगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं लेजी। लेजी का मतलब यह होता है कि जैसे ही ब्राउजर को लगेगा कि अब यूजर को व्यू पोर्ट में इमेज दिखाने का टाइम आ गया है, तब वो सर्वर से इमेज को पुल डाउन करेगा। इस बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से शो करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल के लिए अपन इस पेज को सेव करते हैं, और ये हो गया हमारा इमेज एग्जांपल 7। ठीक है, इस पूरे कंटेंट को हटाता हूं, इसको भी मैं 7 कर देता हूं, इस पूरे कंटेंट को मैं हटाता हूं। और यहां पर मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक आईएनडी टैग लिखा, एक इमेज टॉप पे अपन बुलवाते हैं, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मीडिया फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश लेट्स से बेकरी डॉट जेपीजी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कहा यहाँ ऑल्ट भी दे देते हैं, वरना वीएस कोड बार बार एक्सपेक्ट करेगा कि आप स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करें, और आप नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर मैंने कहा पी फॉलोड बाय लॉरेम फॉलोड बाय 2000। 2000 का मैंने कुछ टेक्स्ट जनरेट करा, ठीक है, और एक 2000 का टेक्स्ट जनरेट करता हूं मैं, राइट। एक और 2000 का टेक्स्ट, पी लॉरेम 2000, ठीक है। और बिल्कुल एंड में जाकर फ्रेंड्स अपन पुल करते हैं अपनी इमेज। ये हमारा और एक 2000 का टेक्स्ट हो गया, और यहां पर आकर अपन लाते हैं एक और आईएमजी। ठीक, इस आईएमजी में हम लाते हैं सम अदर इमेज, लेट्स से मीडिया फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस, और इस बार क्या ले आए, बेकरी लाए थे, इस बार बकी ले आते हैं। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं बकी डॉट जेपीजी, और मे बी सिंपली बकी। ठीक, अब अभी मैंने लोडिंग एट्रीब्यूट नहीं दिया है। लोडिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? लोडिंग की डिफॉल्ट वैल्यू है ईगर। जैसे ही आप इस वेब पेज को रन करेंगे, आप देखेंगे आपको तो सिर्फ दिखाई जा रही है एक इमेज विच इज बेकरी, बट ब्राउजर ने दोनों डाउनलोड कर ली है ना। भले ही आप उस बकी तक पहुंचे या ना पहुंचे, बट ये बकी डाउनलोड हो गई है। आपको लग रहा होगा सर क्या प्रूफ है कि ब्राउजर ने डाउनलोड कर लिए, तो प्रूफ देखिए क्या है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, और अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट और आई, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आई आप प्रेस करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट टूल, जिसको हम बोलते हैं डेवलपर टूल। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा, जब मैं आपको डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीएसएस। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं अपन नेटवर्क टैग पे जाएं। नेटवर्क टैग के थ्रू हम ये देख सकते हैं ब्राउजर ने सर्वर को इमेजेस के लिए कौन कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है। नेटवर्क टैग पे क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट, आप आईएमजी पे क्लिक कर दीजिए।
और अब आप अपने वेब पेज को रिफ्रेश करिए। नोटिस करिए क्या ब्राउजर ने एक ही बार में दोनों इमेजेस डाउनलोड करवा ली हैं। मतलब वेब पेज को पढ़ते पढ़ते बकी भी और बेकरी भी डाउनलोड हो गई है, भले ही आप अपने पेज में बेकरी को पहले और बकी को बाद में देख रहे हैं, बट उसने दोनों इमेजेस डाउनलोड करा लिए हैं। दैट इज अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड स्पेस। आप क्या कह सकते हैं ब्राउजर को? आप ब्राउजर को यह बोल सकते हैं कि इतनी जल्दबाजी मत करो इमेज को डाउनलोड करने की। जब व्यू पोर्ट में इमेज आने वाली हो, बस तभी इमेज को करना डाउनलोड। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग VS कोड में चलते हैं और यहां एक एट्रीब्यूट फ्रेंड सेट कर देते हैं जिसका नाम होता है लोडिंग। और जैसा मैंने कहा, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं इसकी। ऑल्ट ओवरराइट हो गया, लोडिंग अलग से हम देते हैं लोडिंग, और इसको इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं विच इज लेजी। क्या मतलब है लोडिंग इक्वल टू लेजी कहने का? आप ब्राउजर को ये बोल रहे हैं रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, वेब पेज जब व्यू पोर्ट में आए और जब इमेज आए तब इमेज को सर्वर से पुल करना। अब आप नोटिस करिए, अगर मैं इसको सेव करता हूं, ओके, पेज रन करने के बाद एज यूजुअल अपन लोगों ने डेवलपर टूल्स ओपन करा, नेटवर्क टैब में गए और जैसे मैंने कहा IMG पे क्लिक कीजिए और रिफ्रेश करिए। क्या नोटिस करा आपने? इस वक्त सिर्फ बेकरी को पुल करा जा रहा है क्योंकि मेरे व्यू पोर्ट में इस समय सिर्फ बेकरी विजिबल है। अब देखिएगा, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करते करते व्यू पोर्ट में आगे बढ़ूंगा और जैसे ही क्रोम को लगेगा कि अब अगली इमेज आनी चाहिए, अब अगली इमेज विजिबल होनी चाहिए, वो तुरंत सर्वर से इमेज को डाउनलोड कर लेगा। जरूरी नहीं है वो एकदम पूरा आपके वेब पेज में आने के बाद ही करे। क्रोम थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा पहले व्यू पोर्ट में इमेज के आने से पहले उसे पुल कर लेता है। तब आप देखिए, जैसे ही मैं स्क्रॉल करते करते पहुंचूंगा, अभी इमेज नहीं दिख रही है ना, बट क्रोम ने इसको पुल कर लिया क्योंकि जस्ट इसके नीचे इमेज आने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IMG टैग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टैग के साथ। बाय बाय, सी यू।